प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय है नियंत्रण प्रक्रिया यानी कंट्रोलिंग प्रोसेस या कंट्रोल साइकिल। नियंत्रण एक गतिशील एवं नियंत्रण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेक चरण यानी स्टेप हो सकते हैं। कंट्रोल इज ए कंटिन्यूस और ongoing dynamic process. It may be involve many steps. Usually, a control process consists of the following steps. अब एक आदर्श नियंत्रण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का आना अति आवश्यक है। और चरण या स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं उस प्रकार सबसे पहला है मापकों या मानकों का निर्धारण यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। दूसरा हो सकता है कार्य निष्पादन का मापन, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। थर्ड, कार्य निष्पादन की परिमापों से तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। फिर फोर्थ है सुधारात्मक उपाय, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। नियंत्रण प्रक्रिया के प्रथम चरण में कार्य परिमापों यानी स्टैंडर्ड्स का निर्धारण किया जाता है। परिमापों या मानकों से तात्पर्य उन लक्ष्यों या योजनाओं, नीतियों, बजटों, मान्यताओं, कार्यक्रम यानी प्रोग्राम्स आदि से जिनके आधार पर वास्तविक कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है यानी स्टैंडर्ड्स होते हैं या मापक होते हैं। उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? उनका मतलब ये है कि उन लक्ष्यों, योजनाओं, नीतियों, बजट या मान्यताओं या कार्यक्रम प्रोग्राम्स आदि से है जिनके आधार पर वास्तविक कार्य एक्चुअल कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो ये प्रभाव होते हैं, ये स्टैंडर्ड होते हैं, कई प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं। ये क्या होना चाहिए, लेकिन ये सुस्पष्ट तथा मापन योग्य होने चाहिए। अब ये जो परिमाप होते हैं उनको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उनका नाम इस प्रकार है, जैसे उत्पादन परिमाप यानी प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स। फिर समय परिमाप यानी टाइम स्टैंडर्ड्स। लागत परिमाप यानी कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। फिर क्वालिटी। फिर आचरण परिमाप यानी क्वालिटी के बाद में बिहेवियरल स्टैंडर्ड आता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुस्पष्ट प्रमाणन योग्य, मापन योग्य जो स्टैंडर्ड को निर्धारित करते समय कुछ बातें हैं उनको ध्यान रखना अति आवश्यक है। और वो बातें कौन कौन सी है, तो उसको ये पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि व्यवसाय के सभी प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में परिमाप निर्धारित किए जाने चाहिए। फिर दूसरी बात इसमें यह है कि परिमाप यानी स्टैंडर्ड संस्था के उद्देश्य और नीतियों के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा परिमाप यानी स्टैंडर्ड सुनिश्चित एवं ठोस होने चाहिए ताकि उन्हें एक ही अर्थ में समझ सके। इसके अलावा परिमाप यानी स्टैंडर्ड उचित प्रयासों से उचित लागत एवं समय से प्राप्त होने योग्य होने चाहिए। इसके अलावा इसमें परिमाप कर्मचारी की भागीदारी से भी निर्धारित किए जाने चाहिए। तो ये इसमें क्या है, ये परिमापों का निर्धारित करते समय कुछ बातें थी जिनका हमने अध्ययन किया। अब यहाँ पे पहला जो स्टेप है वो पूरा होने के बाद में दूसरा जो स्टेप आएगा वो है कार्य निष्पादन का मापन, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। नियंत्रण प्रक्रिया का दूसरा चरण है वास्तविक कार्य निष्पादन का मापन करने से संबंधित। इस चरण में वास्तविक कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है। कार्य निष्पादन का मापन व्यक्तिगत जानकारी या निरीक्षण कैसे होता है। कार्य निष्पादन का मापन व्यक्तिगत जानकारी से भी हो सकता है या निरीक्षण या नमूने, सैंपल, रिपोर्ट्स, लेखांकन विवरणों आदि की सहायता से किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि मापन करते समय
आधार का चयन करने से में भी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, मापन हेतु समय आधार का चयन करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। मैनेजर्स को उन कार्य निष्पादन के मापन हेतु उचित समय अंतराल यानी टाइम इंटरवल देना चाहिए। समय अंतराल न अधिक छोटी अवधि का हो और न ही बड़ी अवधि का होना चाहिए। तो इस प्रकार ये बातें थी कार्य निष्पादन के मापन की। साथ ये आवश्यक है कि मापन स्पष्ट, पूर्ण, यथार्थ एवं वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट है कार्य निष्पादन परामर्शों से तुलना करना यानी कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। इसके अंतर्गत नियंत्रण प्रक्रिया के अगले चरण में यानी तीसरे चरण में वास्तविक कार्य निष्पादन परामर्श से तुलना की जाती है। ऐसा करने से मैनेजर्स को क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि वास्तविक रूप से निष्पादन कार्य एवं निर्धारित परामर्शों के बीच कितनी अंतर या विचलन, इसको हम कह सकते हैं डिविएशंस है। तो ये हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा तुलना करने के उपरांत ये ज्ञात होता है कि निष्पादित कार्यों परमाणु स्टैंडर्ड और जो परफॉर्मेंस है के बीच कोई अंतर ही नहीं है। ऐसे नियंत्रण प्रक्रिया को अगले चरण पर ले जाने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा नहीं है, अंतर नहीं है, तुलना करने पर अंतर नहीं पाया जाता तो अगले चरण पर ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः नियंत्रण प्रक्रिया यहीं पे पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट है सुधारात्मक उपाय और लास्ट टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इसका मतलब ये है कि नियंत्रण प्रक्रिया का अगला और अंतिम चरण विचलनों को दूर करने हेतु सुधारात्मक यानी जो भी उसमें सुधार हो सके का उपाय किया जाना चाहिए। सुधारात्मक उपाय करने से पूर्व प्रबंधकों को विचलनों यानी डिविएशन के कारण विचार करना चाहिए। यदि विचलन के कारण को ठीक करना प्रबंधक की क्षमता में नहीं है यानी कैपेसिटी के बाहर है तो वह इसके सुधार हेतु कुछ भी उपाय नहीं कर सकेगा। यदि प्रबंधक की समझ या क्षमता में है, यदि कारण क्या जो कारण है, यदि कारण प्रबंधक की समझ और क्षमता में है तो वो दो विकल्पों से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है। दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चयन कर सकेगा। ओके, अब यहाँ पे प्रबंधक वास्तविक कार्य निष्पादन सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय कर सकता है। अब वो उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है, क्षतिपूरक योजनाओं में वेतन भत्ते आदि में संशोधन कर सकता है, कार्य के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, कार्य करने की व्यू रचना में परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार ऐसा करने से समस्या का तत्काल समाधान हो सकेगा तथा भावी कार्य निष्पादित परिणाम के अनुरूप हो सकेगा। यदि कोई दोषपूर्ण या अनुचित परिणामों के कारण विचलन उत्पन्न होते तो प्रबंधक परिणाम संशोधन हेतु भी तत्काल कदम उठाने चाहिए। तो इस प्रकार नियंत्रण प्रक्रिया के ये चारों वर्णित चार जो स्टेप थे, चारों ही आदर्श नियंत्रण प्रक्रिया के आधार हैं। क्या है? नियंत्रण प्रक्रिया के उपयुक्त वर्णित चारों ही चरण आदर्श नियंत्रण प्रक्रिया के आधार हैं। वर्तमान में लगभग प्रत्येक प्रकार के कार्य के नियंत्रण हेतु इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। थैंक यू। अब इस प्रकार हम देखा कि नियंत्रण के स्तर भी हो सकते हैं, लेवल्स ऑफ कंट्रोल, जिसमें उच्च स्तर पर हाई लेवल में कौन कौन से आते हैं? वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल, विक्रय नियंत्रण, सेल्स कंट्रोल और तीसरा टेक्निकल कंट्रोल। अब इस प्रकार से नियंत्रण के निम्न स्तर कौन कौन से हो सकते हैं? बजट नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण और स्टॉक नियंत्रण इत्यादि। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा नियंत्रण की जो टेक्निक यानी
नियंत्रण के साधन एवं टेक्निक है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल कौन कौन से हो सकते हैं। थैंक यू। ओके।